हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड चैप्टर को देख रहे थे। ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो बोलना है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक बच चुका था, तो लेक्चर नंबर 3 तक डील किया था। लेक्चर नंबर 4 होगा, तो आज हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, आज चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक बच चुका था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि लास्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने पढ़ा है कि यार देखिए डिमांड क्या होता है, चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज, ये सब मतलब क्या क्या डिमांड कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं ना। अब देखेंगे कितना बढ़ता है कितना घटता है, समझ गए, कितना बढ़ता है मेजर क्वांटिटी के रूप में और कितना डिमांड घटता है। तो ये सब देखेंगे। काउजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इसमें एक दो काउज नहीं दिया, जैसे कि मान ली साइज ऑफ पॉपुलेशन भी रहता है, पॉपुलेशन के साइज के अनुसार भी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। या फिर पर्सनल, क्या यहाँ पर्सनल दिया था, पर्सनल इंटरेस्ट, और कुछ हम अलग से पीडीएफ उसका दे दिया हूँ, उसमें वो दिया होगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो लास्ट में उसको बता दूंगा, ठीक है ना। तो उसको लास्ट में देखेंगे, पहले अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग का जो टॉपिक है आज का। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लास्ट टॉपिक है। ये आपको सप्लाई चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल रहते हैं। और आज का जो न्यूमेरिकल सीखिएगा, तो ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको सप्लाई चैप्टर में भी बनाने को मिलेगा। और सबसे बड़ा यूनिट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत लंबा यूनिट है, उसमें समझिए कि मैंने 7-8 वीडियो तो पार ही हो जाएंगे। अगर मैं ज़्यादा कम से कम शॉर्ट में करना चाहूँगा तो 6-7 आराम से किसी भी हाल में। एमसीक्यू लेकर 8 वीडियो से कम से कम, इसमें तो 4 बने, एक और एमसीक्यू बनेंगे, 5 में कंप्लीट। लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें ज़्यादा नंबर का भी वेटेज, 23 नंबर का पहले आता था, उससे अब देखिए कितना आएगा। खैर आप लोग का एमसीक्यू है तो सोचना है नहीं, थ्योरेटिकली आराम से पढ़िएगा। और अलग जो भी पीडीएफ में नहीं रहता मैं उसको अलग से दे देता हूँ, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को। आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, बस फोकस करना है, बस सपोर्ट रहना चाहिए, बाकी सब तो मैं करा देता हूँ। चलिए, क्लास 11 का भी इंग्लिश इकोनॉमिक्स चल रहा है, सब कुछ रेडी है। तो क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी में क्या होता है, लचीलापन। तो कितना चेंजिंग हुआ है, यह लचीलापन की जगह चेंजिंग भी ला सकते हैं कि प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ है ना। तो ऊपर देख लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ देखें, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि कितना परसेंटेज में, ठीक है। मान ली प्राइस में और क्वांटिटी में, तो प्राइस एक रुपीज़ के टर्म है और क्वांटिटी केजी के टर्म में होता है। तो केजी को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तुलना करना होगा दोनों में, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए परसेंटेज में हम लोग, परसेंटेज सबसे अच्छा मेथड होता है, परसेंटेज में करके देख लेते हैं कि प्राइस में कितना परसेंट का चेंजिंग हुआ और डिमांड में कितना परसेंट का चेंजिंग हुआ। अगर परसेंटेज करके नहीं देखेंगे तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, और अलग अलग क्वांटिटी को कंपेयर नहीं करते हम लोग, जब भी तो क्या बोलते हैं उसको, यूनिट को सेम करना होता है। तो इसीलिए हम लोग परसेंटेज मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। मेथड 3 होते हैं निकालने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, लेकिन सबसे जो फेमस है वो है परसेंटेज मेथड, जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज टू इट्स प्राइस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कितना उसमें चेंजिंग हुआ, ठीक। क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इट्स प्राइस, मतलब प्राइस में चेंजिंग होने के कारण उसमें कितना चेंजिंग हुआ। डिग्री में यहाँ पे परसेंटेज समझिए, तो कितना परसेंटेज प्राइस में चेंजिंग होने के अनुसार डिमांड में चेंजिंग हुआ। हमेशा जब प्राइस में चेंजिंग होंगे तो उसी के आधार पर हम लोग डिमांड में चेंजिंग देखेंगे। ऐसा नहीं कि डिमांड में चेंजिंग के बाद प्राइस पे देखिएगा, प्राइस में चेंजिंग के अनुसार पर डिमांड हम लोग देखते हैं कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस, या इट इज़ द रेफर टू द चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड में कितना चेंजिंग हुआ, तो उसी का मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आगे देखें, चलिए क्या होता है, इसको दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, ईडी शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी का जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं। तो अगर ये डिफिनेशन याद नहीं रखिएगा, माइंड में समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात को समझ गए। इसको परसेंटेज के रूप में कैसे दिखाएंगे, देखिए ईडी बराबर पी बाई क्यू, पी क्या होंगे प्राइस, क्यू क्या होगा क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा प्राइस चेंज इन प्राइस। मान लीजिए प्राइस इंटू क्वांटिटी, मान लीजिए आपको चेंज इन प्राइस, तो डेल्टा पी हम लोग लिख लिए, प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ, एक सेकेंड, डेल्टा पी लिख लिया, प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ। मेरा पेन नहीं चलता, एक अच्छा पेन मंगवाए थे, उसका ऊपर का जो होता है लिखने वाला खत्म हो गया, नहीं चल रहा है, पता नहीं अब ऐसा पेन चलता नहीं है। देखिए परसेंटेज किसी का निकालना होता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो पहले हम लोग क्वांटिटी Q1 मान लेंगे, चलिए ठीक है Q1। अब नया जो चेंजिंग होगा उसको हम मान लेते हैं Q मान लेते हैं। पहले का Q था, अब Q1 हो गया चेंजिंग हो गया, तो चेंज इन डिमांड, तो Q में से जो पहले का था इनिशियल, ठीक है, एक फाइनल बना, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, तो फाइनल मेरा Q1 हो गया, तो Q1 में माइनस कर देंगे Q को, ठीक है। तो हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा डेल्टा Q निकल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा Q निकाल लेंगे। फिर हमको निकालना होगा
कितना चेंज हुआ तो ऊपर लिखते थे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल, तो इनिशियल क्यू था, ठीक है, इंटू 100 ये परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज हो गया ना। और उसी प्रकार ऊपर में करिएगा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में तो डेल्टा पी लिख लेंगे, डेल्टा पी देखिए नहीं चल रहा है ना, डेल्टा पी ऐसे डेल्टा का डेल्टा पी और डिवाइड बाई इनिशियल, तो इनिशियल मेरा प्राइस पी था, ठीक है। और ऊपर वाला डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा पी निकालेंगे फाइनल माइनस नहीं, तो फाइनल मान ली P1 हो गया, ठीक है, और इनिशियल मेरा क्या था, Q था, ठीक। तो इसमें से माइनस करके डेल्टा पी निकालेंगे, पी था, तो डेल्टा पी निकालेंगे, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू करके यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज निकल जाएगा, ठीक है, परसेंटेज निकल गया। तो दोनों में क्या होगा, तो 100 से 100 कट जाते हैं, तो उसी में फिर देखिए 100 से 100 कट जाएंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएंगे, देखिए परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड है, तो ऊपर में हो जाएंगे डेल्टा क्यू था बटा में क्यू थे, ठीक है, इंटू 100 तो कट गया, ठीक है, बटा में क्या था डेल्टा पी, तो नीचे आ जाएगा वहाँ पे प्राइस इसका ऊपर चले जाएंगे, प्राइस ऊपर चले जाएंगे और डेल्टा क्यू नीचे, डेल्टा पी नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, देखिए डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, देखिए यहाँ पर डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू यहाँ पे सजा के लिख दिया है, एंड पी बाई क्यू, देखिए पी ऊपर है और देखिए क्यू नीचे है। बात को समझ गया कैसे फार्मूला आया, तो फार्मूला का माइंड में रखिएगा, तो ऐसे करके हम लोग का न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा, समझने में आसानी होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा था, अच्छा से नहीं समझा पा, तो वही निकालना है कितना चेंज हुआ, तो चेंज हम लोग कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल मेरा क्यू था, फाइनल Q1 होगा, तो Q1 में से ऐसे करके तो डेल्टा क्यू निकालेंगे, अब बटा में इनिशियल जो होता है उसी ना परसेंट निकालते, इनिशियल मेरा क्यू था तो क्यू कर लिया, ऊपर में क्वांटिटी को रखिएगा, नीचे में प्राइस को 100 से 100 कट जाएगा, यही आपका फार्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, पी क्या है, पी ओरिजिनल प्राइस है, इनिशियल प्राइस इसको बोल सकते हैं पी को, क्यू क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्या चेंज है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेथड है, इसी से ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह रहते हैं। एक्सप्लेन द 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी 5 होते हैं, तो पाँचों को हम लोग एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन की मदद से। पहला क्या होते हैं, अभी भी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन रहना किसी भी एग्जाम में हमेशा फिक्स है कि रहता ही रहता है, बोर्ड में तो फिक्स है। तो क्या है पहला, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिसिटी से समझिए कि जीरो, इन कुछ है ही नहीं, तो कुछ जब नहीं रहता तो क्या होता है, जीरो होता है, याद रखने का तरीका। बाकी सब एक जैसा मिलेगा, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट, तो एक ही टर्म रहता है तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इन इलास्टिक मतलब कुछ है ही नहीं, इन नो नहीं है कहने का मतलब नो जीरो है, तो क्या होता है, इवन विद द चेंज इन द प्राइस में चेंज होने के अनुसार भी अगर चाहे होता भी है, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, द डिमांड इज सेट टू बी परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। तो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू क्या होते हैं, वाई एक्सिस, ग्राफ आगे नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है ओ एक्स, देखिए एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस का पैरेलल यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ये एक्स एक्सिस कहाँ गया, इसका फर्स्ट का डायग्राम कहाँ पे दिखाया, पैरेलल टू, एक सेकंड, वाई एक्सिस ना, वाई वही तो बोले, इस एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, देखिए डिमांड कर्व है, देखिए डिमांड कर्व है उसके पैरेलल है, क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस में चेंज हुआ, देखिए P से P1 चल गया, लेकिन क्वांटिटी में कोई यहाँ पर भी सेम, यहाँ क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा क्या ऊपर लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी ऊपर में क्या है, जीरो, नीचे में क्या है, नीचे में कुछ है तो जीरो बटा में समथिंग, कुछ मान ली 5 10 कुछ भी आया तो जीरो बटा में समथिंग क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे जीरो ना, तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा। हमेशा प्राइस को नीचे रखना है, चेंज इन प्राइस हमेशा नीचे रहता है, याद रखिएगा। ऊपर में क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी, नीचे में चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में तो चेंजिंग हुआ लेकिन क्वांटिटी जीरो हो गया, तो जीरो बटा में समथिंग, ठीक है, बटा में समथिंग, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होता जीरो, याद रखिएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं है तो ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेंगे, देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस का पैरेलल है, ठीक है। कब पैरेलल है, जब प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ईडी बराबर जीरो, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आगे बढ़े, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इलास्टिक कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं था जीरो, यहाँ पे कुछ है तो कुछ है नहीं, बहुत कुछ है, हम बता नहीं सकते क्या है, बहुत कुछ कहने का मतलब कि बहुत कुछ है, हम बता नहीं सकते कि कितना कुछ है, जब बता नहीं सकते उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, समझ गए, तो बहुत कुछ है, इन्फिनिटी क्या होता है, इवन नो चेंज इन प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक, देयर इज ए ग्रेटली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन क्वांटिटी में चेंजिंग हो गया। देखे ना कि जो डिमांड का बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो प्राइस में चेंज नहीं होता, उसके बाद वो क्वांटिटी में चेंज होता है, जिसे चेंज इन क्वांटिटी ऊपर हम लोग पढ़े थे, तो और सब फैक्टर के कारण अगर डिमांड में चेंजिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसका ईडी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसके होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में तो चेंज हो रहे हैं लेकिन प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो देखिए और क्वांटिटी यहाँ पे देखिए Q से Q1 आगे चेंज हो गया, तो चेंज हो गए तो यहाँ पे लिखिएगा, तो ऊपर में क्या लिखिएगा, क्वांटिटी में चेंज हुआ, चेंज इन क्वांटिटी हुआ, ठीक है, लेकिन प्राइस में क्या हो, चेंज इन जीरो,
कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो 0 में क्या होता है, समथिंग, तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, देखिए हाथ से लिखने पड़ा, पेन नहीं चल रहा है ना। तो वही समथिंग बटा में नीचे जब 0 रहता है ना, यहाँ पे कुछ आया, मान ली 5 आया, नीचे में क्या आ गया, नीचे में 0 आ गया, कोई चेंजिंग नहीं। क्वांटिटी में हुआ चेंज, ऊपर क्वांटिटी, लेकिन प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होती, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, तो समथिंग बटा में 0 तो इन्फिनिटी, तो 2 हो गया, 2 क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका भी ग्राफ देख लिए। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट नहीं है अभी, तो बहुत कुछ होगा। यहाँ पे कहाँ चला गया, एक सेकेंड, ये थर्ड नंबर के यहाँ पे नहीं दिया है क्लियर से, लेकिन लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ देते, मैं अपने तरह से समझा दूंगा। डिक्रीज इन प्राइस देयर इज यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व रिसेंबल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहाँ पे ED बराबर 1 होते हैं, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज होता है ना, उतना ही क्वांटिटी में चेंज होता है। तो चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि 1 इसका इलास्टिसिटी का डिमांड क्या होता है, थर्ड वाले यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसका वैल्यू 1 होता है। जितना प्राइस में चेंजिंग हुआ, प्राइस में चेंजिंग हुआ 8 का, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी में चेंजिंग हुआ 8 का, प्राइस में भी चेंजिंग हुआ 8 का, तो काट दीजिए, 8 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर है फोर्थ में क्या बोल रहा है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। देखिए विथ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज हुआ, यूनिट एक का इंक्रीज हुआ मान ली, ठीक है, इकाई का, तो क्वांटिटी डिमांड इज प्रोपोर्शनली लेस, लेकिन उससे जो क्वांटिटी की डिमांड है उसमें कम लेस होता है एज कम्पेयर टू प्राइस, देन डिमांड इज सेड टू बी लेस इलास्टिक डिमांड। देखिए यहाँ पे डिमांड क्वांटिटी के कम होंगे, प्राइस के ज़्यादा होंगे। ठीक है, या फिर इसका वैल्यू 1 से कम आएंगे, जैसे कि 1 से कम आएंगे, कहने का क्वांटिटी का ज़्यादा होंगे, प्राइस के कम होंगे, तो प्राइस का मानिए 8 रुपये मान लेते हैं। ठीक, तो क्वांटिटी में कितने होंगे, 100 का आएंगे। तो देखिए तो 10 का आ गया, तो ऊपर कम है, नीचे तो ऊपर यहाँ पे 1 से वैल्यू कम ही ना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0 पॉइंट जो भी आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएंगे 8 मान ली 0.8। ठीक है, तो 0.8 आएगा तो कम आ गया, तो कम आएगा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में क्या, इसका वैल्यू कम आएगा, वो 1 से कम आएगा तो लेस इलास्टिक, और 1 से ज़्यादा आएगा तो मोर इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक में क्या होंगे, प्राइस कम होंगे, क्वांटिटी ज़्यादा, और मोर इलास्टिक में क्या होंगे, प्राइस ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी कम होंगे। यहाँ पे ऊपर में 10 होगा और नीचे में क्या होंगे, 8 होंगे, तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, तो 1 से ज़्यादा आएगा तो मोर इलास्टिक। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है, वह यूनिट 1 से ज़्यादा, इसका क्या बोल रहा है, मोर इलास्टिक है। यूनिट इंक्रीज इन प्राइस देयर इज प्रोपोर्शनली मोर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड इज सेड टू बी मोर इलास्टिक। मान लीजिए का इंक्रीज होता है प्राइस में, और क्वांटिटी में उससे ज़्यादा का इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, तो क्वांटिटी में देखते हैं चेंजिंग कितना हो रहा है, 1 से कंपेयर करते हैं, एक दोनों का बराबर होता है 1, और प्राइस में कम क्वांटिटी में ज़्यादा, तो 1 से, या ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले को लेस इलास्टिक को बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोल रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए लेस देन है तो क्वांटिटी में प्राइस में ज़्यादा होगा, प्राइस हमेशा नीचे रखते हैं तो प्राइस ज़्यादा होगा ना, तो इसमें कम होगा, तो लेस देन तो लेस इलास्टिक। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे 8, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा, तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा, 1 से ज़्यादा वैल्यू आएंगे तो मोर इलास्टिक, 1 से कम वैल्यू आएंगे तो लेस इलास्टिक। तो वही यहाँ बोल रहा है यूनिट इंक्रीज यूनिट डिक्रीज, अगर प्राइस में यूनिट इंक्रीज होता तो क्वांटिटी डिमांड लेस होगा। ठीक है ना, तो उसको लेस इलास्टिक बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, यूनिट इंक्रीज इन प्राइस में अगर यूनिट इंक्रीज होता है तो प्रोपोर्शनली मोर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो गई तो डिमांड इज सेड टू बी मोर इलास्टिक। तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे ज़्यादा होगा तो मोर इलास्टिक, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कम है तो लेस इलास्टिक, प्राइस ज़्यादा है। बात को समझ गए। तो यहाँ पे बुक लैंग्वेज में यूनिट करके बोला है, 1 से इकाई कंपेयर किया है, लेकिन हम लोग को 1 से कंपेयर नहीं करके सिंपल याद रखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज़ नोन एज लेस इलास्टिक एंड परसेंटेज चेंज इन, हाँ कम है, एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब ज़्यादा होंगे तो मोर इलास्टिक, कम होंगे तो लेस इलास्टिक। बात को समझ गया, ठीक है, किसमें कम हो ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी में। एक सेकेंड, इसके बाद इस दोनों का ग्राफ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों ग्राफ दिया हुआ कैसे, देखिए इसमें क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक में क्या होना चाहिए, लेस इलास्टिक कम है, तो कौन कम है, तो हमेशा आपको देखा है कि क्वांटिटी में कम होता है। इलास्टिसिटी में क्वांटिटी से देखते हैं ना, तो क्वांटिटी में कमी, लेस तो क्वांटिटी में कमी, ऊपर में कमी तो ऊपर में कमी होगा। देखिए क्वांटिटी में कमी है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंजिंग देखिएगा, और प्राइस में देखिए ज़्यादा का चेंजिंग देखा गैप है, इसमें गैप कम है। यहाँ पे देखिएगा तो क्वांटिटी में ज़्यादा, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी में 5th नंबर का मोर इलास्टिक में क्वांटिटी का ज़्यादा गैपिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, और प्राइस का बहुत कम है, तो प्राइस का चेंजिंग बहुत कम हुआ है और क्वांटिटी का ज़्यादा हो गया है। तो मोर इलास्टिक में क्वांटिटी का ज़्यादा होंगे, प्राइस के कम होंगे। तो क्वांटिटी हमेशा कहाँ देखा था, ऊपर में देखा था, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 होंगे तो यहाँ पे 8 होंगे, तो इसका 1 से वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू जिसका आता है तो मोर इलास्टिक डिमांड। बात को समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये थोड़ा सा फ्लैटर है, इसका डायग्राम थोड़ा सा फ्लैटर है, इसका थोड़ा सा स्ट्रिप, मतलब कैसे बोलते हैं इसको, ऐसे खड़ा टाइप के तिरछा ढलाव जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिप बोल सकते हैं,
या फ्लैटर इसको बोलते हैं, जो सपाट है थोड़ा सा, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं थोड़ा सा तिरछा टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडली, कुछ हमको माइंड में भी नहीं आ रहा क्या उसको बोलते हैं, ओब्लिकली थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है ना, ये फ्लैटर है। चलिए, मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या मेथड है, तो देखिए जो फर्स्ट हमने पढ़े परसेंटेज चेंज, तो यही पहला मेथड हो जाएगा। जो परसेंटेज चेंज पढ़े तो यही आपका फर्स्ट मेथड हो जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड में मेथड में 3 है, लेकिन फर्स्ट मेथड बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है, हमेशा एग्जाम में इसी क्वेश्चन आते हैं, इसी को याद रखिएगा तो बेस्ट रहता है, नहीं तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। आगे देखिए 3 मेथड है, पहला परसेंटेज मेथड जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं, दूसरा क्या है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। तो यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं और ज़्यादातर यहाँ से रहते हैं, इससे नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सभी का। प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमेशा याद रखिए ऊपर में, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक होता है तो यूनिट इलास्टिक, एक से ज़्यादा होते हैं तो मोर इलास्टिक, एक से कम होते हैं तो लेस इलास्टिक, ठीक है ना। तो ऐसे करके, और वो एकदम कुछ नहीं होता है तो इन्फिनिटी, ऊपर में मान लीजिए नीचे में 0, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 0 हो गया तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। या फिर ऊपर में 0, क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएंगे, इन इलास्टिक, यहाँ पर हो जाएंगे परफेक्टली इलास्टिक। तो जो ऊपर में देखें ना तो वही यहाँ पर है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ईडी का वैल्यू होगा, ईडी का फार्मूला वही है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी होगा ना, ऊपर में क्यू है नीचे में क्यू, ऊपर में क्या बोलते हैं, ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक सेकेंड, हाँ कट छट जाएगा, 100 कट गया तो क्या निकलेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ऊपर में पी बाई क्यू, यही फार्मूला होता है। डेल्टा क्यू डेल्टा पी सब चेंज है, पी क्या है इनिशियल प्राइस और क्यू क्या है इनिशियल क्वांटिटी, तो इसको माइंड में रखिएगा तो याद हो जाता है। हमेशा ऊपर में क्या होंगे डेल्टा क्यू, नीचे में क्या होंगे डेल्टा पी, ठीक है। और जब सिंपल में देखिएगा तो ऊपर में पी नीचे में क्यू, चेंजिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में आप लोग को दे दूँगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है, सिंपल है, कहीं से कोई हार्ड न्यूमेरिकल रहता नहीं है। क्या दिया है कि द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹20 पर कप, मैंने पर कप 20 रुपये में प्राइस मिल रहा है, ठीक है। डिमांड फॉर 200 कप के लिए डिमांड हुआ, तो इसमें इनिशियल प्राइस है पी कितना हो गया, क्वांटिटी इनिशियल क्यू कितना हो गया, तो पी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो पी कितना होगा, पी हम लोग का 20 हो गया, क्वांटिटी कितना क्यू होगा, क्यू कितना होगा, क्यू होगा 200, ठीक है 200 हो गया, तो इनिशियल दिया हुआ। इफ़ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फेल टू 15, अब प्राइस घट के यहाँ पे आ गया, यानी कि चेंजिंग हो गया। तो चेंजिंग कैसे निकालते हैं, 20 था, 20 में से माइनस कर देंगे 15 को, ठीक है, तो चेंजिंग निकल जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, एक सेकेंड, ये हम लोग का हो गया फाइनल का, इनिशियल ये था, इनिशियल था प्रारंभ का, ये फाइनल हो गया, ठीक है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे होगा, यहाँ पे तो इनिशियल माइनस फाइनल करना होगा ना, तो ज़्यादा होता है तो 15 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी P1 का वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, देखिए ना सब P1 का वैल्यू 15 हो गया, ठीक है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था, तो इनिशियल हम लोग का 20 था, फाइनल 15 था, तो चेंज निकालेंगे। तो डेल्टा पी कहाँ निकाला है, देखिए यहाँ पे डेल्टा पी निकालो, डेल्टा पी 5 हो गया, ठीक है। एंड डिक्रीजेस 300 कप, तो Q1, अब Q1 निकालिएगा तो Q1 कितना हो गया 300 हो गया। तो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले इसमें से ढूंढ कर निकालना है कि P कौन है Q कौन है, ठीक है ना, P1 कौन है Q1 कौन है। P1 और Q1 जो चेंज में आया लास्ट में तो उसी को बोलते हैं फाइनल, तो उसको फाइनल नहीं बोलिएगा, फाइनल ही बोलिएगा जो चेंजिंग आया। और इनिशियल में हम लोग का जो स्टार्टिंग में रहता है, इनिशियल फाइनल देख के और जो रिजल्ट में आपको चेंजिंग आता है तो उसके अनुसार निकालना है। लेकिन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं तो निगेटिव में आएंगे, लेकिन निगेटिव में आएंगे तो आपको निगेटिव माइनस साइन नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव इसलिए आएंगे ना कि इन्वर्स रिलेशन दिखाता है, प्राइस एंड क्वांटिटी में हमेशा इन्वर्स रिलेशन दिखाता है। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 15 माइनस 20 करेंगे तो आंसर -5 आएगा। तो -5 नहीं लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक। कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव इसलिए दिखाता है ना क्योंकि निगेटिव रिलेशन है, डिमांड और क्वांटिटी में हमेशा निगेटिव रिलेशन होते हैं, इसीलिए तो माइनस को नहीं लेना कैलकुलेशन में, और बाकी सब दोनों में निकाल के वही जो फार्मूला होता है कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू करिएगा तो कैलकुलेशन में 2 आ गया। सिंपल है, हमेशा ऐसा ही निकलता है, तो निकाल लीजिएगा, कोई खास है नहीं। चलिए अब देखते हैं सेकंड मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इफ़ ध्यान दीजिएगा विद द फैल ऑफ प्राइस घटने पर तो टोटल क्वांटिटी इंक्रीजेज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is greater than 1 if the total quantity remains constant, elasticity of demand is 1 if the total quantity outlay decreases, elasticity of less than 1। देखिए 5 इलास्टिसिटी में इस मेथड से हम लोग 3 इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर प्राइस घटता है या बढ़ता, कुछ भी फैल के जगह इंक्रीज भी हो सकता है, प्राइस बढ़ता या घटता है और उसके अनुसार अगर क्वांटिटी इंक्रीज बोलते हैं तो मोर इलास्टिक, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं कॉन्स्टेंट तो यूनिटरी इलास्टिक, एंड क्वांटिटी में
थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ठीक, एक सेकंड, क्या बोलते हैं, डिक्रीज होता है, मतलब घटता है, तो उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। प्राइस में बढ़ने या घटने से क्वांटिटी में अगर सेम चेंजिंग हो, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है तो कांस्टेंट होगा। एक चेंजिंग मतलब थोड़ा सा कम चेंजिंग होता है तो लेस इलास्टिक, ज़्यादा चेंजिंग होता है क्वांटिटी में तो मोर इलास्टिक। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके एग्जांपल समझिएगा तो क्लियर हो जाता है। क्या बोल रहा है ना कि देखिए प्राइस में कमी हो गई, प्राइस में यहाँ पे घटा के दिखाया, प्राइस में हमेशा बढ़ाया नहीं, प्राइस में घटाया तो केजी था, यहाँ पे ABC कॉम्बिनेशन दिया हो, सिचुएशन है, क्वांटिटी आपका 4 kg 8 kg जो भी होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्राइस है ना तो 4 दूनी 8, 8 1 8, तो टोटल प्राइस एक्सपेंडिचर खर्च निकल गया यहाँ पर, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कहेंगे सेम है द टोटल एक्सपेंडिचर, 8 के 8 दोनों सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे देखिए प्राइस घट गया, यहाँ पर भी घटा दिए, हमेशा घटा के देखना, बढ़ा के भी देख सकते हो, ऊपर में सिचुएशन में दे दिया है, किसी डेफिनेशन में घटा के तो घटा दिए। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी वही 4 रुपये मान ली केजी है, यहाँ 10 रुपये, तो क्या होगा टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी हम लोग बढ़ा घटा दिए, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ प्राइस घट गया तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दिए, प्राइस घटा तो क्वांटिटी हम लोग बढ़ा देते हैं तो बढ़ा दिए, यहाँ पर भी 10 कर दिए, लेकिन 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 10 1 10, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, पहले 8 था, अब इंक्रीज करके 10 हो गया, तो इंक्रीज कर गया, यहाँ पे सेम रह गया। और अगला में देखिए क्या होगा, तो जब देखिए सेम रह गया, टोटल एक्सपेंडिचर कोई चेंजिंग नहीं, तो ED इक्वल टू 1, इंक्रीज कर गया तो ED मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, और लेस कर जाएगा, जब लेस हो जाएगा ना तो लेस देन 1, ED लेस देन 1, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर गया। देखिए प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ा दिए, ठीक है, 3 kg से थोड़ा 4 kg कर दिए, बढ़ा दिए, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई कर तो 6 4 का 4, यानी कि यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गए। एक सेकंड, टोटल एक्सपेंडिचर घट गया ना, हाँ 6 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 4 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो जब टोटल एक्सपेंडिचर घट जाएंगे तो क्या होंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। तो इसमें से आता नहीं है, ये टोटल एक्सपेंडिचर से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ये समझने के लिए कि प्राइस में घटने बढ़ने से अगर क्वांटिटी में सेम कोई चेंजिंग नहीं होता है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपेंडिचर में ज़्यादा खर्च होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज मोर, और जो लेस होते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्रीज में लेस देन। लेकिन लास्ट भी है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। दिस इज द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट को दिखाता है, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना, यूनिटरी इलास्टिक, हर एक चीज़ को देख सकते हैं, बस डिफिनेशन को याद रखिएगा। लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, ED बराबर लोअर सेगमेंट ऊपर में रहेंगे और अपर सेगमेंट नीचे। अपर हमेशा बड़ा, तो बड़ा हमेशा नीचे रहता है, उसमें प्राइस हमेशा नीचे रहते थे, इसमें हमेशा बड़ा क्वांटिटी नीचे रहेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए एक ग्राफ दे दिया, सेगमेंट दे दिया, ठीक है, तो सेगमेंट दे दिया, तो इसमें से देखिए अगर यहाँ से आप इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। ऊपर में क्या बोल रहा है, ऊपर में बोल रहा है कि लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट तो यहाँ से यहाँ देखिए लोअर सेगमेंट होगा पूरा, तो लोअर सेगमेंट कुछ है, तो जब कुछ है तो यानी कुछ होगा समथिंग, यहाँ पर समथिंग होगा, ठीक है, समथिंग कुछ है। और उसके बाद लोअर के बाद अपर सेगमेंट यहाँ पे तो जीरो है, कुछ है नहीं, तो अपर सेगमेंट में क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो नीचे में रहेगा, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आएंगे, इन्फिनिटी आएगा, हो गया इन्फिनिटी। यहाँ पर चलिएगा तो यहाँ पर अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट C से लेकर यहाँ तक है लोअर सेगमेंट, लेकिन अपर सेगमेंट कम है, यानी कि लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, तो लोअर सेगमेंट को ऊपर रखना, तो ऊपर में ज़्यादा रखेंगे, ऊपर में हम 10 रखेंगे, नीचे में क्या रखेंगे, कम रखेंगे, 8 रखेंगे, ठीक है। तो लोअर सेगमेंट, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 1 से ज़्यादा वैल्यू आएंगे, तो 1 से ज़्यादा आएंगे तो मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और यहाँ पर A से देखिएगा तो A से क्लियर करते हैं, जब A से देखिएगा तो जितना इधर है उतना ही इधर है, तो दोनों का बराबर है, तो यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक 1 आएगा, ऊपर भी 8 आएगा, नीचे भी 8 आएगा, चेंजिंग तो 1 यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पर चलिएगा तो लोअर सेगमेंट कितने हैं, पहले लोअर सेगमेंट, यहाँ लोअर सेगमेंट कम होंगे तो ऊपर हम 4 रखते हैं, कम रखेंगे, नीचे में क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा होंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है 0.5, तो 1 से कम आएंगे तो लेस इलास्टिक। तो इस ग्राफ से ऐसे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। 1 पे रहेंगे तो बराबर, नीचे रहेंगे, कम पे रहेंगे तो लेस इलास्टिक, ज़्यादा रहेंगे तो मोर इलास्टिक, और इन्फिनिटी एक लास्ट में निकलेगा यहाँ पर 0 पर। तो 0 पर जब रहेंगे तो क्या होंगे, जब 0 पर रहेंगे तो यहाँ पर देखिए, हाँ इधर बड़ा है तो मोर इलास्टिक, 1 पे यहाँ पे लेस, यहाँ पे एकदम कम, 0 हो जाएगा। कैसे, लोअर सेगमेंट 0 और नीचे में कुछ है, समथिंग है, तो 0 बटा समथिंग क्या होता है, ऊपर में 0 है तो नीचे भी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, तो लास्ट में D बराबर 0 है। तो ये जो ऊपर में 5 हम लोग सिंपल देखें ना, तो ये 5 को निकाल सकते हैं, इससे 3 को निकाल सकते हैं, और बस यही सब कुछ था, और कुछ है नहीं। चैप्टर हम लोग कंप्लीट होता है, एकदम क्लियर होता है। उसमें आप यूनिट से याद रखना, यूनिट से याद रखिए, परसेंटेज चेंज से याद रखना है तो परसेंटेज चेंज से रखिए, ठीक है ना, 1 से कंपेयर करके, जैसे भी परसेंटेज मोर देन, अब इसके बाद मोर देन लेस देन तो 1 से। इसके बाद चैप्टर हम लोग खत्म होता है, MCQ में लेकर बहुत जल्द आऊँगा, और 1-2 यूनिट उसमें बच चुके हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग का नोट्स में कुछ बचा नहीं ना है, एक सेकंड,
देखिए इस नोट्स में डिमांड फंक्शन एक दो टॉपिक वहाँ पे नहीं थे, जैसे कि एक सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन और नेशनल इनकम, मार्केट एक्सपेंडिचर को डिवाइड करता है, क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड को, नेशनल इनकम को कैसे बांटते हैं ना, किस एरिया में ज़्यादा देते हैं, कौन सेक्टर में ज़्यादा देते हैं, गरीब को कितना देते हैं, अमीर को, तो उसमें मार्केट का क्या अफेक्ट होता है डिमांड। और एक उसमें हम लोग नोट्स में नहीं था, क्या नहीं था उसमें, एक बताते हैं इसमें से, टेस्ट ऑफ फ्यूचर सब कुछ था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस रेट, डिमांड ऑफ कमोडिटी, एक चीज़ और था नंबर ऑफ कंज्यूमर, हाँ चीज़ नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन इसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर सभी मार्केट डिमांड, ये दोनों से क्या होता है मार्केट डिमांड प्रभावित होता है। अभी इन चारों से इंडिविजुअल डिमांड भी प्रभावित होते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक सेकंड इसमें एक्स्ट्रा कुछ और, हाँ देखिए लॉ ऑफ डिमांड भी उसमें नहीं था, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स के बारे में बोले थे, काम नहीं करता है। गिवन गुड्स बोले थे इन्फीरियर और सुपीरियर गुड के बीच में आते हैं, इसमें काम नहीं करता है। स्टेटस सिंबल बताते हैं, इसमें काम नहीं करता है। मान लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होंगे, तो यहाँ पे स्टेटस में स्टेटस दिखाना, प्राइस बढ़ेंगे ना कार, तो हम लोग कार खरीद के दिखाना है समाज में, तो प्राइस बढ़ते हैं लेकिन फिर भी लोग डिमांड बढ़ देते हैं, तो एक्सेप्शन में आता है। फियर ऑफ शॉर्टेज, घटने का, मान ली कल कुछ घटने वाला है तो उसमें भी हम लोग डर रहता है, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी खरीद लेते हैं। इग्नोरेंस करते हैं, मान ली कोई बोलता है कि महंगा चीज़ अच्छा होता है, इग्नोर करता है, चलिए महंगा तो अच्छा होगा, तो प्राइस बढ़े उसके बाद भी डिमांड बढ़ा देता है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। फैशन रिलेटेड गुड, फैशन दिखाना है, मार्केट में कोई नया चीज़ आया है, भले ही महंगा है लेकिन आपको फैशन दिखाना है सामान में, तो उसको खरीदिएगा, तो यहाँ पे इस सब में काम नहीं करता है। फिर है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मान ली दवा वगैरह है तो दवा कितना ही महंगा होगा आपको खरीदना होगा। तो फिर चेंज इन क्या था, चेंज इन वेदर मानी मौसम चेंजिंग होने वाला है, मान ली क्या बोलते हैं मौसम कहने का मतलब ठंडा आने वाला है, तो ठंडा में फ्रिज वगैरह के क्या बोलते हैं, इस सबके दाम घटेंगे, और हीटर वगैरह का दाम बढ़ेंगे, तो हीटर वगैरह का दाम बढ़ेंगे तो दाम बढ़ने के बाद डिमांड घटना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, लेकिन दाम बढ़ने के बाद वो डिमांड बढ़ेंगे, तो एक्सेप्शन हो गया ना, क्योंकि ठंडा के दिन में लोग गीजर लेंगे। तो यही सब थोड़ा सा एक्सेप्शन अलग से मैं दे दिया, इसको देख लीजिएगा। जो नोट्स में नहीं रहता उसको मैं अलग से देने का कोशिश करता हूँ ताकि एक भी टॉपिक नहीं छूटे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल है जो आप लोग बनाइएगा, बहुत ईजी है, कहीं से कोई टफ है नहीं। इसमें एक और है, एक्सप्लेन द एनी फोर फैक्टर द अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो अभी हम लोग पढ़े, एक सेकंड इसमें और क्वेश्चन है क्या, डिमांड से इंक्रीज इन डिमांड हो गया था, डिक्रीज इसको पढ़ा दिए हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकंड आज खत्म कर रहे हैं, जो ही बचा हुआ है ये सब पढ़ा है। एक्सप्लेन द फोर फैक्टर द अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, देखिए क्या क्या होता है इसको बता ही देते ना, छूट गया, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए इसको बताते हैं क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद खत्म कर दें। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सिंपल, इसको बता देंगे, बनाइएगा तो बनाइएगा, नहीं तो मैं बना के इसको भेज दूंगा। चलिए एक्सप्लेन द एनी फोर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो अभी हम लोग 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े, इसमें देखेंगे कौन कौन फैक्टर जो प्रभावित करती है इलास्टिसिटी डिमांड को चेंजिंग होने में। क्या क्या, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स बगल में जब रहेगा तो देखिए कैसे उसमें डिमांड में प्रभावित होता है। इफ, थोड़ा सा जूम करते हैं, इफ द सब्स्टिट्यूट, एक सेकेंड, इफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, अगर बगल में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जो हम लोग टी कॉफ़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि टी का दाम बढ़ गया तो टी को छोड़ कर लोग कॉफ़ी की तरफ चले जाते हैं, होता है ना। द कमोडिटी टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक, इफ देयर इज नो अवेलेबल देन क्या है, टेंड टू बी लेस इलास्टिक। देखिए अगर सब्स्टिट्यूट है तो ज़्यादा इलास्टिक उसका होगा, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है तो कॉफ़ी का ज़्यादा डिमांड होंगे प्राइस बढ़ने के बाद, या फिर कॉफ़ी का डिमांड कम होंगे टी के घटने के बाद। लेकिन सब्स्टिट्यूट पे कॉफ़ी का डिपेंड होता है, तो वही बोल रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूट है तो उस सब्स्टिट्यूट का मोर इलास्टिक होंगे, और सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका लेस इलास्टिक होगा कमोडिटी का डिमांड, ठीक है। एक सेकंड, हाँ सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उस डिमांड लेस इलास्टिक होंगे, प्राइस मतलब क्या सब कोई रहेगा तब ना कोई चेंजिंग करेगा इधर उधर। चलिए प्रोपोर्शनल ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, सरकार कितना खर्च कर रही है, तो उस पर भी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड करता है, क्योंकि इनकम जितना पैकेट में रहेगा उसी अनुसार डिमांड करेगा। इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन ए प्रोडक्ट कंज्यूमर ए वेरियस स्मॉल फ्रैक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर देन द डिमांड टेंस टू बी लेस इलास्टिक, अमाउंट इज द मोर हाई इलास्टिक द डिमांड इज टेंस टू बी हाई। अगर ज़्यादा खर्च करिएगा तो ज़्यादा इलास्टिक होंगे, कम खर्च करिएगा तो कम इलास्टिक होंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी हम लोग कैसे देखते हैं, क्वांटिटी में कितना चेंज, प्राइस में नहीं क्वांटिटी में। तो नेशनल इनकम आपके पास कितना इनकम है तो अभी इनकम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मान प्राइस इनकम मैंने प्राइस, तो प्राइस में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्वांटिटी में उतना कोई दिक्कत हो नहीं। प्राइस आपका ज़्यादा है तो क्वांटिटी आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा खर्च करें तो मोर इलास्टिक होंगे। मोर इलास्टिक में क्या होता है, मोर इलास्टिक में हमेशा प्राइस, सॉरी गलत दिखा दिया, प्राइस हमेशा नीचे रहता है, क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा, मोर इलास्टिक। तो क्वांटिटी जब ज़्यादा होंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो मोर इलास्टिक होंगे, बात को समझ गए। और ऊपर वाला में भी सेम बात है, मान लो प्राइस बढ़ गए तो जो सब्स्टिट्यूट है तो क्वांटिटी अब इसका बढ़ा दीजिएगा तो मोर इलास्टिक, प्राइस घट गए तो सब्स्टिट्यूट है नहीं तो इसका डिमांड कम करेगा तो लेस इलास्टिक हो गया, ठीक है। आगे देखिए
हैबिट में भी वही बात है, आप लोग का हैबिट के अनुसार काम करते हैं। प्राइस बढ़े या घटे, मेरा जो हैबिट है मैं उसी के अनुसार काम करूँगा। इफ ए कमोडिटी क्या है, फॉर्म ऑफ इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, आपका कोई खास पार्ट है कोई भी कमोडिटी, द डिमांड टेंड्स टू बी इन इलास्टिक। इफ द कंज्यूमर इज कैजुअली द डिमांड इज टेंड्स टू बी इलास्टिक। आप मन लापरवाही तरीका में चले बढ़ रहा है घट रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको बस खाना है तो खाना है तो उसका ज़्यादा इलास्टिक हो गया। आप बोलिएगा नहीं हमको थोड़ा सा इसेंशियल क्या बोलते हैं, इफ द कमोडिटी फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल द डिमांड इज इन इलास्टिक। इसेंशियल पार्ट है तो इन इलास्टिक होंगे, जब जरूरी होगा तभी खरीदा जाएगा, ऐसा नहीं खरीदा जाएगा। आप लापरवाही बरतते हैं ना तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, ज़्यादा खरीदिएगा। बिना मतलब का कोई भी खरीद रहे सामान को उसमें ज़्यादा इलास्टिक, क्वांटिटी का डिमांड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलास्टिक, लेकिन कोई नेसेसिटी है तो नहीं, जब डिमांड है तभी करिएगा। तो क्वांटिटी में कम करिएगा ना तो उसके अनुसार लेस इलास्टिक होते हैं। हमेशा याद रखिए जब क्वांटिटी में ज़्यादा डिमांडिंग होंगे तो मोर इलास्टिक, क्वांटिटी में लेस डिमांडिंग होंगे तो लेस इलास्टिक। ठीक है, कहीं से कोई कन्फ्यूजन होना, तो हम लोग लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक क्वांटिटी में कितना डिमांड हो रहा है प्राइस के अनुसार तो उसी के अनुसार देखते हैं। ठीक, टाइम पीरियड के अनुसार लॉन्ग टाइम पीरियड द मोर इलास्टिक डिमांड एंड द प्रोडक्ट, एक सेकंड, मोर इलास्टिक फॉर एनी प्रोडक्ट एंड द शॉर्टर टाइम पीरियड इज लेस इलास्टिक डिमांड। मोर डिमांड यानी कि ज़्यादा समय के लिए हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो मोर इलास्टिक, कम समय में तो कम टाइम के लिए कम डिमांड करते हैं तो लेस इलास्टिक। मान लंबा समय टाइम मिल गया तो लंबा समय हम लोग को पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है तो हम लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। अब कम समय में खरीदना है, बाइक खरीदना है, अभी पैसा नहीं है तो टाइम कम है तो कैसे खरीदें, लेस इलास्टिक। तो यह सब फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। इसको देखिएगा, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, सिंपल टाइप का है। तो हैबिट होगा, टाइम पीरियड होगा, प्रोडक्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोथ सब्सिट्यूट। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस प्रोडक्ट पे हम लोग कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले को थोड़ा सा अच्छा से समझा देते हैं। कह रहे हैं जब क्लोथ सब्सिट्यूट रहेंगे, टी और कॉफ़ी की जगह टी हम पीते हैं, कॉफ़ी मेरे पास अवेलेबल है, द कमोडिटी इज मोर इलास्टिक। चलिए टी का प्राइस बढ़ गया, टी का जब प्राइस बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, आप उसका डिमांड कम करिए, डिमांड बढ़ा दिए किसका, सब्सिट्यूट गुड जब अवेलेबल है, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा दिएगा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ गया ना, किसी का क्वांटिटी बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन प्राइस में कोई उतना ज़्यादा चेंज नहीं, तो यहाँ पे मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, अब इफ देयर नो सब्सिट्यूट है ही नहीं, ठीक, यहाँ पे टी का टी है, अब इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ गए। तो जब प्राइस बढ़ गए तो आप क्या करिएगा, आप इसका डिमांड कम करिएगा, क्योंकि अगर पैसा नहीं ना बढ़े, प्राइस ना बढ़े तो प्राइस डिमांड कम हो गए, तो डिमांड कम हो गए तो लेस इलास्टिक। बात को समझ गए ना, तो यहाँ पर सब्सिट्यूट, यहाँ पर टी, वहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ पे टी, और कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल है तो बहुत सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल है, आप यहाँ पे खुद से निकाल सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। क्या है इसमें, डिराइव द टोटल यूटिलिटी ऑफ द शेड्यूल फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहाँ से मार्जिनल दिया हुआ, टोटल निकालना, सबको ऐड कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा। इसमें करना क्या है, कंज्यूमर 50 यूनिट है, गुड्स आ रहे 4 रुपये, तो इनिशियल गुड क्या है 50 हो गए, क्वांटिटी क्या 4 हो गए। इफ द फंड्स फेल बाय क्या परसेंटेज चेंज इन 100 है, और फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस में घट गया कितना, 100 का घट गया, कमी हो गया, और फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी आपको निकालना है। क्या क्या दिया, 4 चीज़ दिया होना चाहिए, एक सेकंड और क्या हो गया, देखिए 4 चीज़ देना होना चाहिए तब निकलेगा। देखिए इनिशियल क्वांटिटी दिया है, इनिशियल प्राइस दिया है, ठीक है, व्हेन द प्राइस फेल यानी कि P1 हो गया, आपको जो फाइनल आया 25 आ गया, एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीजेज 100, एक सेकंड 25%, एंड इट्स डिमांड इंक्रीजेज 100 यूनिट निकल गया ना। देखिए परसेंटेज चेंज दिया, आपको परसेंटेज निकालना नहीं है, आपको परसेंटेज चेंज दे दिया है, ठीक। कंज्यूमर यूनिट 50 यूनिट गुड्स आ रहे 4 रुपये में 50 यूनिट, ठीक है ना। व्हेन द प्राइस फेल बाय 25% डिमांड घट गया, तो डेल्टा पी दिया हुआ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 यूनिट, तो इलेक्ट्रिसिटी वही फॉर्मूला निकलेगा, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर नहीं बनेगा तो इसको बोलेगा मैं बना के इसको भेज दूंगा, ठीक है। और आगे भी वही होगा, जो भी न्यूमेरिकल दोनों देख लीजिएगा, नहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि भैया बना के भेज दीजिए, तो मैं दोनों का बना के भेज दूंगा। एक बार कोशिश करिएगा, जब नहीं बनेगा तो मैं इसको बना के उसको अलग से भेज दूंगा, ठीक। लेकिन कोशिश करें बन जाएगा, वही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला उसी को लगाना है, बाकी सब दिया रहेगा। निगेटिव आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में करके बनाइएगा, ठीक है। तो क्या क्या जरूरी होते हैं उसमें जरूरी होंगे प्राइस, ठीक है ना, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, और P1 और Q1 यानी कि फाइनल प्राइस, फाइनल क्वांटिटी। इसी पे डिपेंड है, आपको कभी कभी प्राइस निकालना पूछेगा, कभी क्वांटिटी पूछेगा, कभी चेंज पूछेगा, कभी प्राइस इलास्टिसिटी दिए रहेंगे, कभी कुछ पूछेगा। तो यही चारों में जो पूछेगा उसको निकाल लीजिएगा। तो इस वीडियो में कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा नोट्स में देख लेते हैं, लास्ट है हम लोग अपना नोट्स में देख लेते हैं। हम लोग का नोट्स में तो कुछ नहीं ना छूट चुका है, आप लोग पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो बजट ये सब तो हो चुके हैं, आज का जो टॉपिक है उसमें से देख लेते हैं, कुछ छूट गया होगा तो। हम लोग का नोट्स में वैसा कुछ छूटा नहीं चाहिए, 12 बाकी सब कुछ वहाँ से पढ़ा दिए थे। आज का जो टॉपिक था लॉ ऑफ डिमांड सब तो बहुत पहले हो चुके थे। प्राइस इलास्टिसिटी में देखिए यहाँ पर वही सब चेंज इन प्राइस, यहाँ पर क्लियर दे दिया है। देखिए डेल्टा Q बाई डेल्टा P, ठीक है ना, P बाई Q, यहाँ पे फार्मूला वगैरह काफ़ी अच्छे से दे दिए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज यहाँ पर वही दिया है। देखिए ED1 कब होंगे, इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा।
इट मेरे द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर कमोडिटी हाउस होल्ड इट्स प्राइस व्हेन क्या ईडी बराबर 1 ड्यू टू फेल। देखिए फेल और राइज दोनों दे दिया ना, फेल है राइज हो तो ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा प्राइस घटने से, ठीक है ना। फेल और राइज होने से क्या एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, ज़्यादा है ना तो राइज कर जाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन, लेस है ईडी लेस, यहाँ पर रो मोर है ना तो लेस, घटने बढ़ने से प्राइस क्या होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन एंड ड्यू टू द राइज इन प्राइस बढ़ने से तो टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ना भी पढ़िएगा ना तो जो वहाँ पढ़ा दिया उसी को पढ़िए, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत कर दिया, वहाँ पे क्या डायग्राम बना के दे दिया, ज्योमेट्री मेथड डिफिनेशन वही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट मेजर करते हैं बाय डिवाइडिंग द सेगमेंट ऑफ लोअर सेगमेंट टू द अपर सेगमेंट ऑफ द कर्व विद द हेल्प ऑफ क्या अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व पॉइंट द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी यूनिट लेने के लिए वही इस बोल रहा है कि इस पर आप लोग हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं कैसे करके। तो हम लोग जो पढ़ लिए लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट पढ़िएगा, ये सब बता दिया, दोबारा बताना बस टाइम है नहीं, जो सबको समझे कैसे कैसे प्रभावित करेंगे ना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वही सब नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ जो पता कमोडिटी का नेचर कैसा है, ठीक है ना, कमोडिटी इन्फीरियर है कि सुपेरियर है कि क्या बोलते हैं गिवन गुड से कैसा गुड है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी, किसका मतलब क्या उसका दाम है, कितना लेवल है, टाइम पीरियड पे डिफरेंट ऑफ द कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटी पे बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर कैसा बिहेवियर, इस पर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करता है, एंड पोस्टपोर्टमेंट ऑफ द कंजप्शन, कंजप्शन नहीं करेगा ना तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया तो इसको पढ़ लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सब मैं समझा दिया, दोबारा टाइम वेस्ट होगा। तो बस मेरे दोस्त आज चैप्टर हम लोग खत्म होता है, बस बहुत जल्द आप लोग का एमसीक्यू आएगा, और हर एक टॉपिक को जो टॉपिक एक्स्ट्रा में थे उसको मैं अलग से दे दिया हूँ, कहीं से कोई आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, और जो भी दिक्कत है समझने में नहीं आ रहा तो उसको बार बार पढ़िए और कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।